पुलिस वाले जाकर अशोक के ढाबे को तोड़ने की बात कर रहे थे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरे ढाबे को मत तोड़िए। अगर आप मेरे ढाबे को तोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और इंस्पेक्टर के साथ में आए हुए सिपाही अशोक के ढाबे को तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर अशोक की पत्नी नंदिनी आती है और अशोक जो कि फूट फूट कर रो रहा था उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चलिए जी, इन लोगों को हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आने वाली, इन्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, चलिए। अब नंदिनी अशोक को लेकर घर आ जाती है, लेकिन अशोक ने अब बिल्कुल हार मान ली थी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब वो जीवन में कुछ कर पाएगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। अब दोनों पति पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और एक दिन नंदिनी कहती है, आज हमारे पास जितने पैसे जमा थे वो सब खत्म हो गए। अब वक्त आ गया कि आप ये निराशा छोड़कर सोचें कि आगे क्या करना है। क्या करूं नंदिनी, जब से पुलिस वालों ने मेरा ढाबा तोड़ा है, ये बोलकर कि वो सड़क पर भीड़ कर रहा था, तब से तो मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं समझ सकती हूँ जी, क्यों ना हम ये गाँव छोड़ दें, हम कहीं और चलते हैं और कहीं और जाकर रहते हैं। अगर हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ है तो हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब ऐसा ही होता है, दोनों ही गाँव छोड़ देते हैं और शहर में आ जाते हैं। तभी अपने कुछ जानकार लोगों के जरिए अशोक को कुलदीप के घर में बावर्ची का काम मिलता है, जहाँ एक तरफ नंदिनी घर का झाड़ू पोछा कर दिया करती, वहीं अशोक खाना बनाया करता। एक दिन कुलदीप छुट्टी पर था और वो पूछता है, वैसे अशोक, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम गांव में क्या क्या करते थे और आखिर कौन सा कारण था जो तुम्हें शहर आना पड़ा। अशोक की आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या बताऊं साहब, गांव में मेरा ढाबा था, लेकिन जमींदार को उस ढाबे से बहुत चिढ़ होती थी। वो ढाबा मेरे पूर्वजों का था। जमींदार के कई सारे ठेले मेरे ढाबे की वजह से चलना बंद हो गए थे, क्योंकि जमींदार के ठेलों से ज्यादा सस्ता सामान मेरे ढाबे पर मिलता था। कुलदीप भी बहुत दुखी होता है और कहता है, तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं क्या करता हूँ? दरअसल एयरपोर्ट पर मेरा भी एक कैफे, और वो बिल्कुल भी नहीं चलता। किसी को वहाँ का खाना पसंद ही नहीं आता। मैंने हर तरह का खाना रखकर देखा है वहाँ पर, चीनी, इटालियन, कोरियन, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। माफ करना मालिक, मैं तो आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि भले ही आपने विदेशी खाना रखा, लेकिन ढाबा तो आप अपने देश में ही चला रहे थे, इसलिए शायद आपका ढाबा चला नहीं। पहली बात तो ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट था। और तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। नंदिनी ये कहना चाहती है मालिक कि अगर आप वहाँ पर भारतीय खाना रखते तो वो जरूर चल जाता, क्योंकि हम भारतीय भले ही 1-2 दिन विदेशी खाना खा लें, लेकिन अंत में हमें इंडियन खाना ही चाहिए होता है। और आजकल तो विदेशी लोगों को भी भारतीय खाना पसंद आता है। अगर ऐसी बात है तो वैसे भी मेरा रेस्टोरेंट 1 महीने के नोटिस पर है, क्यों ना तुम उसे चला लो। तुम वहाँ खाना बनाओ, अगर वो अच्छा चल गया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। नहीं नहीं मालिक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कैसे संभाल पाएंगे? कभी भी कुछ बड़ा करने से पहले कुछ छोटा करना होता है। अगर यही सब तुम्हारे पूर्वजों ने सोचा होता तो गांव के अंदर तुम्हारा ढाबा नहीं होता। अब ऐसा ही होता है। कुलदीप अशोक और नंदिनी को अपने साथ एयरपोर्ट पर लेकर जाता है, जहाँ पर बिल्कुल प्लेन की शेप का एक रेस्टोरेंट था, जिसका नाम भी नंदिनी पढ़ नहीं पा रही थी। और नंदिनी कहती है, मालिक बुरा मत मानना, जगह का नाम तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। इसको तो पढ़ने के लिए 4-5 बार हकलाना पड़ेगा। कुलदीप को भी उसकी बात अच्छी लगती है। दरअसल उसने उस रेस्टोरेंट को खुद खड़ा किया था, इसलिए कभी इन सब छोटी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। अब कुलदीप अपने रेस्टोरेंट का नाम गरीब का एरोप्लेन ढाबा रख देता है। अब अशोक और नंदिनी खाना बनाने लगते हैं और नंदिनी कहती है, हमने जितनी जिम्मेदारी से मालिक का ये काम ले लिया है, हम कर तो लेंगे ना जी। नंदिनी, काम तो हमारा गांव में भी अच्छा चल रहा था, तभी तो जमींदार को जलन होने लगी थी। और वैसे भी इन शहरी लोगों ने वो स्वाद नहीं चखा होगा जो हम इन्हें देंगे, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अशोक और नंदिनी मिलकर खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पर खाने की खुशबू फैल जाती है। तभी एक विदेशी कपल वहाँ पर आते हैं और वो लड़की लीजा कहती है, यहाँ से तो बहुत अच्छे इंडियन खाने की खुशबू आती है। कुलदीप जो कस्टमर को अटेंड करने के लिए दरवाजे के पास ही खड़ा था, वो कहता है, यस मैम, प्लीज कम इनसाइड, वी हैव ऑल काइंड ऑफ इंडियन डिशेस। तुमको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन फूड, जय हिंद। कुलदीप को पहली बार गर्व महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि वो बेकार में विदेशी सभ्यता और भाषा को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली जान तो भारत में थी। अशोक लीजा के लिए इंडियन खाना परोस देता है और कहता है, मैडम, ये दाल भात चोखा और साथ में थोड़ी सी खीर आप खाओ, आपको जरूर पसंद आएगी। लीजा जैसे ही वो खाना खाती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, गरीब का एरोप्लेन ढाबे का खाना बहुत अच्छा और नाम भी बहुत अलग, हमें खाना बहुत पसंद आया। वो दोनों कपल अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक 2-4 कपल और आते हैं। अब कुलदीप बहुत ज्यादा खुश था। वो पूरे दिन की कमाई का 20% अशोक और नंदिनी के हाथ में रखता है और कहता है, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम दोनों में गुण है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेहनत का 20% तुम्हारा और 50 मेरा। साहब, आपने हम पर यकीन किया और हम इतनी मेहनत कर पाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप देखना, धीरे धीरे गरीब का एयरप्लेन ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे ही नंदिनी और अशोक मिलकर बहुत मेहनत किया करते और 2 महीने के अंदर ही वो लोग अच्छे खासे पैसे जमा कर लेते हैं।
वहीं एक दिन नंदिनी और अशोक कुलदीप के पास आकर उससे बोलते हैं, मालिक हमें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। हम हफ्ते भर में वापस आ जाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें छुट्टी चाहिए? अभी तो हमारा काम चलना शुरू हुआ था। कहीं तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ना चाहते? नहीं नहीं मालिक, आप ही की वजह से तो हम आज इतने कामयाब हुए। हम बस ये चाहते हैं कि जिस जमींदार ने हमारा ढाबा बंद कराया था, हम वहाँ पर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल देते हैं और वहाँ पर मैं अपनी ही तरह लोगों को खाना बनाना सिखाऊंगा, जो वहाँ की सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। कुलदीप अशोक की ये बात सुनकर और उसका हौसला देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तुम सच में बहुत मेहनती हो और तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है। अगर तुम अपने गांव के अंदर ही एक रेस्टोरेंट खोलोगे तो यह तुम्हारे गांव के जमींदार के मुंह पर तमाचा होगा। अब कुलदीप और नंदिनी वापस गांव में आते हैं। हर कोई उनके रहन सहन और पहनावे के तरीके को बदला हुआ देखकर हैरान था। वो गांव के अंदर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जिसके अंदर सारी फैसिलिटी थी। अब जमींदार के कई ठेले बंद हो जाते हैं, लेकिन अशोक का वो रेस्टोरेंट लीगल था, इसलिए जमींदार कुछ नहीं कर पाता। वही हफ्ते 10 दिन के बाद अशोक और नंदिनी वापस शहर आ जाते हैं। मालिक, हमने आपसे वादा किया था कि हम आ जाएंगे और देखिए हम आ गए। आपने एक गरीब को उसकी गरीबी से निकाला है और साथ ही गांव के अंदर उसका रेस्टोरेंट खुलवाकर उसकी गरिमा का सम्मान किया है। हम आपको धोखा नहीं दे सकते। अगर आप नहीं होते मालिक तो फिर हम ऐसी सारी जिंदगी गुजार देते। आप ही की वजह से हमें वो सफलता मिली है जिसके हम हकदार थे। जो भी तुम लोगों ने हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत से किया है। कभी कभी भगवान खुद हर जगह पर नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमें उस शख्स से मिलवाता है जो हमें उस परेशानी से निकालता है। जैसे तुमने मेरे एयरप्लेन वाले बंद होते ढाबे को वापस खुलवाने में मदद की और मैंने गांव के अंदर तुम्हारी गरिमा बनाए रखने के लिए रेस्टोरेंट खुलवाया। ऐसे वो तीनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और इस तरह गरीब का एयरप्लेन ढाबा के नाम से अब कुलदीप, अशोक और नंदिनी कई सारी ब्रांचेस खोल देते हैं जहाँ पर शुद्ध इंडियन खाना मिला करता और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज। वह किचन में धीरज के लिए पराठे बना रही थी, तभी उसकी सास शकुंतला देवी आ गई और उसने दीपा को पराठा बेलते हुए टोक दिया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि धीरज तिकोना पराठा नहीं खाता। धीरज को चकोर पराठा पसंद है। माँ जी, अब तो मैं तिकोना पराठा बना चुकी हूँ, ये वाला दे आती हूँ। धीरज जी बहुत देर से ऐसे ही बैठे हुए, दूसरा पराठा चकोर बना दूंगी। वो नहीं खाएगा, देख लेना वापस दे देगा। उसे मेरे हाथ के चकोर पराठे पसंद है। दीपा धीरज के लिए पराठा लेकर जाती है। तिकोना पराठा? पर मैं तो चौकोर पराठा खाता हूँ। माँ ने तुम्हें बताया नहीं? बताया था, पर तब तक मैं एक पराठा बना चुकी थी। ये वाला खा लो, फिर नेक्स्ट चकोर बना दूंगी। हाँ ठीक है, खा लेता हूँ, पर एक काम करो, दूसरा वाला माँ बना देंगी। माँ? हाँ बेटा। आप कुछ कर रहे हो क्या? मेरे लिए एक चौकोर करारा सा पराठा बना दो। जब तक मैं आपके हाथ का पराठा न खा लूं तब तक मेरा पेट ही नहीं भरता। हाँ हाँ, भी बना देती हूँ। बेटा दीपा बहू, तुम भी खा लो, मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। धीरज और दीपा की शादी को 2 महीने हो गए थे। दीपा का मन था कि वो अपने हाथों से धीरज के लिए खाना बनाए, पर जब भी वो धीरज के लिए खाना बनाने जाती तो सास टोक देती। इसी वजह से दीपा को कभी कभी बहुत दुख होता था। सब्जी ले लो। सब्जी वाले भैया जरा रुकना। बहू, तुमने क्या सब्जी लेनी है? मैंने तो धीरज की पसंद की भिंडी ले ली है। शाम को उसके लिए भिंडी बना लूंगी। धीरज भिंडी बहुत शौक से खाता है। माँ जी, मैं सोच रही थी आज मैं धीरज जी के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊं। मैं बहुत टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ। भैया से ब्रोकली, कॉर्न्स, मशरूम, शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह लेनी है। बहू, तुम्हें पता भी है धीरज को ये सब खाने का कोई शौक नहीं है। उसे तो बस मेरे हाथ की रोटी सब्जी ही पसंद है। ये सब बनाकर तुम अपना समय भी खराब करोगी और चीज भी खराब होगी। वो नहीं खाएगा। रहने दो, धीरज के लिए मैं खाना बना दूंगी। माँ जी, अगर बनाऊंगी नहीं तो वो खाएंगे कैसे? उनको कोई बनाकर खिलाएगा तभी तो खाएंगे। मैं ले रही हूँ, बना दूंगी। अगर खाना होगा तो वो खा लेंगे, नहीं तो मैं खा लूंगी। अपने लिए तो बना सकती हूँ ना। दीपा ने पास्ता बनाने का सामान ले लिया और घर के अंदर चली गई। पड़ोसन मालती ये सब देख रही थी। होता है शकुंतला, ऐसा ही होता है। मेरी बहू कविता भी शुरू में ऐसे ही करती थी। आज देखो, कल तक मेरा बेटा राहुल मेरे हाथ का ही खाना खाता था और सबको कहता था कि माँ के हाथ के खाने के अलावा मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाता हूँ। समय कैसे बदल गया। कविता के हाथ का खाना उसे इतना अच्छा लगने लगा है कि आज मुझे कहता है कि तुम क्या घास फूस बना लेती हो। मुझे तो लग रहा है तुम्हारा हाल भी मेरा वाला ही होने वाला है। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि तुम बिल्कुल भी ढील मत देना। अपने बेटे के लिए खुद से खाना बनाना। बहू को बिल्कुल भी मत बना देना, वरना बेटा माँ के हाथ का खाना भूलकर बीवी के हाथ के खाने का दीवाना बन जाएगा। पड़ोसन मालती शकुंतला को भड़काकर अंदर चली गई। शाम को एक तरफ शकुंतला देवी भिंडी काटने लगी और दूसरी तरफ दीपा पास्ता बनाने लगी। तभी धीरज आ जाता है। अरे वाह, आज तो किचन से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। माँ, तुम कुछ स्पेशल बना रही हो क्या? नहीं, अभी तो मैं बस भिंडी काट रही हूँ। तेरी पसंद की भिंडी बनाऊंगी। दीपा बना रही है पता नहीं क्या पास्ता वगैरह कुछ। मैंने तो मना किया था कि तू पास्ता नहीं खाता। पास्ता? वाह दीपा, तुम पास्ता बना रही हो? व्हाइट सॉस? पता है मेरा फेवरेट है ये। अच्छा, आपको पसंद है? फिर तो मैंने बिल्कुल ठीक किया पास्ता बनाकर। माँ जी बोल रही थी कि आप इस तरह की चीजें नहीं खाते हो, पर मैंने कहा अगर बनाऊंगी तो आप जरूर खाओगे। खाओगे ना?
हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर खाऊंगा। तुम बनाओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। धीरज अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर शकुंतला देवी के मन में चिढ़न पैदा होती है। इतनी बढ़िया करारी भिंडी बनाऊंगी ना कि मेरा बेटा उंगलियां चाटता रह जाएगा। माँ जी, आप भी खाकर देखो ना मैंने पास्ता कैसा बनाया है। धीरज जी को तो बहुत पसंद आया। मुझे नहीं खाना ये पास्ता वास्ता, मैं नहीं खाती। मैं भिंडी बना रही हूँ, मुझे तंग मत करो। कुछ देर बाद धीरज कमरे से बाहर आता है। दीपा, तुमने पास्ता बहुत टेस्टी बनाया था, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल था। अब कल क्या खिलाने वाली हो तुम? मुझे रोजाना ऐसी चीजें घर पर बनाकर खिलाओगी तो मुझे लगता है मैं रेस्टोरेंट का खाना भूल जाऊंगा। आपको इतना पसंद आया? थैंक यू धीरज जी। मैं तो सोच रही थी कि आपको पास्ता पसंद ही नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। कल मैं आपके लिए, आप खुद बताओ मैं क्या बनाऊं? एक काम करो, कल तो मेरे लिए पाव भाजी बनाना। बहुत मन है। कल वैसे भी मेरी छुट्टी है ऑफिस की। कल मॉर्निंग में पाव भाजी खिला दो। ठीक है, कल मैं आपके लिए नाश्ते में पाव भाजी बनाऊंगी। दीपा बहू, पास्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। धीरज, तेरी पसंद की भिंडी बनाई है, खाना दे दूं? नहीं माँ, पास्ता खाकर पेट फुल हो गया है। अब तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक काम करो ना, कल मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो अरे कल तो ऑफिस भी नहीं जाना है, कल तो छुट्टी है। आप मुझे सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भिंडी दे देना, मैं सुबह खा लूंगा। आप खाओगे? आपका भी पास्ता खाकर पेट भर गया है। मेरे लिए एक बना दो, मैं खा लूंगा। दीपा देख रही थी कि उसकी सास का चेहरा उतर गया है। शकुंतला देवी रसोई में चली गई। पहली बार शकुंतला देवी की आंखों में आंसू थे। सॉरी माँ जी, मेरी वजह से आज आपकी आंखों में आंसू आए, इसके लिए दिल से आई एम सॉरी। गलती मेरी है, मुझे पास्ता नहीं बनाना चाहिए था। आप खाना नहीं खा रहे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और आपके हाथों की भिंडी तो मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं आपकी भिंडी रोटी खा सकती हूँ? पास्ता खाकर पेट नहीं भरा। पता नहीं, जब से शादी हुई है तब से मुझे आपके हाथों का खाना खाने की आदत हो गई है। पेट ही नहीं भरता जब तक मैं आपके हाथों का टेस्टी सा खाना ना खाऊं। तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है बहू? माँ के हाथ का खाना किसे अच्छा नहीं लगेगा माँ जी? बहुत नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जिन्हें माँ के हाथ का खाना नसीब होता है, और हम तो आपके बच्चे हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि हमें आपके हाथों का बना खाना खाने के लिए मिल रहा है। तभी धीरज भी आ जाता है। माँ, एक्स्ट्रा रोटी बनाई है क्या? पता नहीं कुछ कमी लग रही है। एक रोटी दे दो भिंडी के साथ। दीपा, तुम्हें पता है जितना मर्जी मैं बाजार का खा लूं या घर का कुछ और खा लूं, पर जब तक माँ के हाथ का खाना ना खाऊं ना, तब तक मेरा पेट भरने में कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले मना कर दिया था कि भूख नहीं है, पर थोड़ी देर बाद देखो अब फिर से भूख लगने लगी। पेट भी कह रहा है कि जब तक माँ के हाथ का खाना पेट में नहीं जाएगा तब तक वो भरेगा नहीं। चल पागल, कैसी बातें करता है, अभी देती हूँ। माँ जी, आपने भी तो खाना नहीं खाया। चलिए हम तीनों मिलकर ड्राइंग रूम में खाना खाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। चलो आज तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। शकुंतला देवी भिंडी रोटी थाली में परोसने लगती हैं। धीरज धीरे से दीपा के कान में कुछ कहता है। थैंक यू दीपा, मेरी माँ के चेहरे पर खुशी लाने के लिए और मुझे समझाने के लिए। दीपा की ये समझदारी उसकी सास के चेहरे पर खुशी ले आई थी। तीनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। शकुंतला देवी को एहसास हुआ कि दीपा बहुत अच्छी बहू है और वो रिश्तों की कदर करती है।